गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अगली क्लास कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने हार्डली स्कैर्सली और नो सूनर के बारे में सुना था कि हार्डली स्कैर्सली को सेंटेंस में किस तरह से यूज़ किया जाता है, नो सूनर को जब एज अ कंजंक्शन हम यूज़ करते हैं तो किस तरह से यूज़ किया जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की और ये जानने की कोशिश किया था हम लोगों ने कि भाई नो सूनर से या हार्डली स्कैर्सली से एग्जाम में किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज इसी कड़ी में चूंकि हम लोग पेयर वाले कंजंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसे कंजंक्शंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं पेयर में यूज किए जाते हैं, जोड़े में यूज किए जाते हैं, तो उसी कड़ी में हम लोग आज आगे बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे हार्डली स्कैर्सली और नो सूनर के बाद आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे दो ऑल दो को लेकर। किसको लेकर भाई? दो या ऑल दो को लेकर। आपने ये वर्ड भी सुना होगा, पढ़ा होगा, जनरली हम लोग पढ़ते रहते हैं, दो ऑल दो। इसका जो पेयर होता है हम लोगों ने लिखा भी था, फिर मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, दो ऑल दो का पेयर होता है यट, और इसका हिंदी में मीनिंग होता है यद्यपि तथापि, यानी जैसे ही वैसे ही, है ना। यानी जैसे इस तरह से कहा, सॉरी जैसे ही वैसे नहीं, इसका मतलब होता है यद्यपि तथापि, जैसे ही वैसे नहीं बल्कि यद्यपि तथापि। यानी इसको इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि सिर्फ ये नहीं बल्कि ये भी, है ना। तो आज हम लोग दो ऑल दो के बारे में बात करेंगे कि दो ऑल दो को हम किस तरह से सेंटेंस में यूज करते हैं, ठीक है। यानी दो ऑल दो का मतलब ये भी होता है भले ही फिर भी। जैसे इस तरह से कहा जाए कि भले ही वो, है ना, अमीर है, रिच है, लेकिन वो क्या है, कंजूस है, पैसे खर्च करना नहीं जानता। इसका इसका इस तरह से भी मीनिंग होता है। यानी दो ऑल दो का बेसिकली मीनिंग होता है यद्यपि या तथापि। ये आप सीधे तौर पे जान लें, हिंदी में अगर इसका मीनिंग कहें तो दो ऑल दो का मीनिंग क्या होता है, यद्यपि तथापि, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे कि आपने लिख रखा है कि भाई दो ऑल दो का पेयर क्या होता है, यट होता है। अब देखिए पहली बात तो इसके बारे में ये जानना है कि हालांकि हम लोग पेयर वाले कंजंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं, पेयर में बहुत सारे कंजंक्शंस यूज किए जाते हैं, जिसमें इससे पहले हम लोगों ने आइदर और के बारे में बात किया था, नाइदर नॉर के बारे में बात किया था, है ना। नॉट आइदर के साथ और यूज किया जाता है उसके बारे में बात हुई थी, नोट ओनली बट ऑल्सो के बारे में बात हुई थी, बोथ एंड के बारे में बात कर चुका था मैं, हार्डली स्कैर्सली या नो सूनर के बारे में बात हो चुकी थी, और उसी कड़ी में आज हम लोग दो ऑल दो के साथ बात करने जा रहे हैं, है ना, जहां पर दो ऑल दो का पेयर क्या होगा, यट होगा। तो देखिए इससे पहले जो भी हम लोगों ने पेयर वाले कंजंक्शंस के बारे में सुना, वहां पर मैं आपसे बार बार ये कह रहा था कि इसके पेयर को चेंज करके आपसे क्या किया जाता है, प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ठीक उसी तरह से दो ऑल दो के पेयर को भी चेंज करके प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन यहां पर एक बात हमें यह समझना है कि दो ऑल दो इकलौता ऐसा कंजंक्शन है जिसके लिए कभी कभी आप चाहे तो पेयर नहीं भी यूज कर सकते, यानी ये विदाउट पेयर के भी सेंटेंस लिखा जा सकता है सेंटेंस में। यानी वहां पर पेयर की जगह पे आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, कॉमा का भी प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस बात को लेकर कि पता चला कि उन्होंने याद कर लिया कि भाई दो ऑल दो का पेयर यट होता है, तो जब कभी भी दो ऑल दो से रिलेटेड प्रश्न दिए जाते हैं तो वो हमेशा उसके पेयर यट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दो ऑल दो का पेयर यट होता है, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है कि दो ऑल दो का पेयर हमें यट लिखना ही लिखना है। आप चाहे तो या उस पेयर की जगह पे आप कॉमा से भी काम चला सकते हैं, यानी आप चाहे तो यट की जगह पे कॉमा भी लिख सकते हैं, लेकिन इन दोनों के अलावा कोई दूसरा कंजंक्शन लिख दिया जाए तो वो सेंटेंस क्या माना जाएगा, इनकरेक्ट माना जाएगा। और अक्सर ऐसा होता है कि ना तो कॉमा यूज किया जाएगा और ना ही पेयर के रूप में यट यूज किया जाएगा, बल्कि दो और दो के पेयर के रूप में क्या यूज कर लिया जाता है, बट यूज कर लिया जाता है। चूंकि बट का जो मीनिंग होता है वही मीनिंग कहीं ना कहीं, है ना, दो ऑल दो का भी होता है। चूंकि आपने सुना होगा कि बट हमारा ऐसा कंजंक्शन है कि दो, है ना, पैरेंथेसिस क्लॉज की बात करता है, यानी दो ऑपोजिट स्टेटमेंट की बात करता है, दो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट की बात करता है, कौन, बट। ठीक उसी तरह से दो ऑल दो भी कहीं ना कहीं कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट की बात करता है। तो चूंकि मीनिंग के लिहाज से, सेंस के लिहाज से बट और दो ऑल दो आपस में मिलते जुलते हैं, लिहाजा अक्सर यट के पेयर को किससे रिप्लेस कर दिया जाता है, बट से रिप्लेस कर दिया जाता है, जो कि सेंटेंस बिल्कुल क्या है, गलत है। जैसे कहा जाए, आप इस तरह से कहें
दो या ऑल्दो है ना, दो या ऑल्दो आप जैसे कहें किसी के बारे में ही इज टू ओल्ड, है ना, दो या ऑल्दो ही इज टू ओल्ड बट ही, है ना, डज a lot of work daily। आपने एक सेंटेंस लिखा क्या, दो या ऑल्दो ही इज टू ओल्ड बट ही डज a lot of work daily, यद्यपि वो बहुत ज्यादा बूढ़ा है फिर भी वो बहुत ज्यादा काम करता है रोजाना। यानी आपने अभी शुरुआत में सुना था कि दो ऑल्दो का मतलब ये होता है यद्यपि या तथापि, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, यद्यपि वो बहुत ज्यादा बूढ़ा है तथापि वो बहुत ज्यादा रोजाना क्या करता है, काम करता है। या इसका मतलब ये भी आप कह सकते हैं, है ना, वो बूढ़ा तो बहुत है फिर भी वो बहुत ज्यादा क्या करता है, कार्य करता है। अब देखिए आप यहां पर क्या कर रहे हैं, चाहे तो आप दो लिखें चाहे तो आप ऑल्दो लिखें, दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, एक जैसा होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर ये सेंटेंस हमारा बेटा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों इनकरेक्ट होगा, इसलिए इनकरेक्ट होगा कि यहां पर पेयर के रूप में आपने क्या यूज कर लिया है, बट यूज कर लिया है। जबकि हमने क्या सुना कि दो ऑल्दो का पेयर क्या होगा, यट होगा, लेकिन हमने यहां पर क्या लिख दिया है, बट लिख दिया है, जिसकी वजह से सेंटेंस हमारा क्या माना जाएगा, इनकरेक्ट माना जाएगा। यहां पर या तो आप बट की जगह पर क्या लिखें, यट लिखें तो सेंटेंस करेक्ट होगा, या फिर आप इसकी जगह पर चाहें तो काय लिख सकते हैं, कॉमा यूज कर सकते हैं, तो भी हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि दो ऑल्दो से जब हम सेंटेंस लिख रहे होंगे तो उसका पेयर कभी भी बट नहीं होगा। हां, बट के माध्यम से भी हम टू कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट की बात कर रहे होते हैं। अगर मान लिया जाए इसी बात को आपको बट के थ्रू कहना है तो फिर आप दो ऑल्दो को हटा दें, यानी या तो दो ऑल्दो को हटा दें या तो आप बट को हटा दें। दोनों को साथ में इसलिए यूज नहीं कर सकते कि जब दो ऑल्दो के साथ हम बट यूज करते हैं तो ये हमारा यूज कैसा कहलाता है, सुपरफ्लुअस यूज कहलाता है, रिडंडेंट यूज कहलाता है, अननेसेसरी यूज कहलाता है। यानी अननेसेसरी यूज का मतलब ये कि ऐसा प्रयोग जहां पर के एक ही मीनिंग को बताने के लिए एक से ज्यादा शब्दों का प्रयोग कर लिया गया हो, ऐसे यूज को किस नाम से जाना जाता है, अननेसेसरी या रिडंडेंट यूज के नाम से जाना जाता है, सुपरफ्लुअस के नाम से जाना जाता है। लिहाजा इन दोनों वर्ड्स का एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते। या तो इस सेंटेंस को आप दो ऑल्दो से लिखें तो फिर आपको बट को हटाना पड़ेगा, या फिर अगर आप बट से लिख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, दो ऑल्दो को हटा दें, है ना, दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। यानी इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ही इज टू ओल्ड, ही इज टू ओल्ड, ठीक है, बट ही डज a lot of वर्क डेली, और ये बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। अब यहां पर मैंने इस दो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को हमने किससे बताने की कोशिश करी है, बट से बताने की कोशिश करी है। तो या तो आप बट लिख दें, दो ऑल्दो को हटा दें, और अगर दो ऑल्दो लिख रहे हैं तो फिर आपको बट नहीं लिखना है, आपको वहां पे क्या लिखना है, येट लिखना है। आप इसको इस तरह से लिखेंगे, दो या ऑल्दो he is too old, है ना, yet he does a lot of work daily, ये लिखा जाएगा और ये हमारा पूरी तरह से क्या होगा, सही होगा। या फिर आप यट की जगह पर चाहे तो कॉमा का भी यूज कर सकते हैं। तो दो ऑल्दो यट में बहुत ज्यादा कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा समझने और याद रखने की जरूरत है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए कंजंक्शन में मिटा दो, ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग अगले कड़ी में हम लोग बात करेंगे रैदर अदर को लेकर। रैदर अदर भी हमारा कंजंक्शन होता है, और रैदर अदर के बारे में आपने सुना होगा कि रैदर अदर का पेयर क्या होता है, दैन होता है। जिस तरह से अभी नो सूनर का पेयर दैन था, उसी तरह से रैदर अदर का भी पेयर क्या होता है, दैन होता है। लेकिन इस दैन की जगह पर या तो कभी टू यूज कर लिया जाएगा या फिर कभी एंड यूज कर लिया जाता है, यानी किसी दूसरे वर्ड्स को लिखकर हमसे एग्जाम में क्या किया जाता है, प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो हमें ध्यान देना है कि जब कभी भी हम रैदर अदर की बात करेंगे तो रैदर अदर का पेयर हमेशा क्या होगा, दैन होगा। ठीक, चलिए जैसे मान लिया जाए आपने सेंटेंस लिखा, यू हैड रैदर stay at home than go out today। आपने एक सेंटेंस लिखा, you had rather stay at home than go out today, यानी आपके लिए अच्छा होगा कि आप घर पे रहें, इससे बेहतर कि आप बाहर आ जाए, यानी बाहर जाने से ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप कहां रहें, घर पे रहें। अब यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा है, रैदर लिखा है, और रैदर के माध्यम से यहां पर टू वर्ब्स को कनेक्ट करने की बात की जा रही है। एक वर्ब हमारा क्या है, स्टे है, और दूसरा वर्ब हमारा क्या है, गो है। इन दोनों वर्ब को क्या किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, जहां पर कि आप देख पा रहे हैं कि इस तरफ मैंने वर्ब से पहले क्या लिखा है, रैदर लिखा है, तो दूसरी तरफ मैंने वर्ब से पहले क्या लिखा है, दैन लिखा है ना। यानी पेयर के रूप में हम रैदर के साथ दैन लिख रहे हैं, जो कि दो वर्ब को क्या कर रहा है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है। और ये सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली बिल्कुल क्या माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके पेयर को अगर चेंज कर दिया जाए और इस तरह से लिख दिया जाए, यू हैड रैदर स्टे एट होम नॉट गो आउट टुडे, है ना। अगर मैं दैन की जगह पर क्या लिख दूं, नॉट लिख दूं, तो ये लिखना क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। या फिर किसी और वर्ड का प्रयोग कर लिया जाए तो भी सेंटेंस हमारा क्या माना जाएगा, इनकरेक्ट माना जाएगा। ठीक है, और देखिए एग्जांपल हम लोग, जैसे मैं कहूं यू हैव नो अदर ऑप्शन, you have no other option than to study hard। फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा, you had you had no other, एक मिनट रुकिएगा जरा, मैं पूरा रब कर दूं पहले। जैसे इस तरह से कहा जाए, यू हैव नो अदर ऑप्शन देन टू स्टडी हार्ड। ठीक है, आपने सेंटेंस लिखा क्या, यू हैव नो अदर ऑप्शन देन टू स्टडी हार्ड, यानी आपके पास पढ़ाई करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। अब यहां पर क्या कर रहे हैं, देखिए नो अदर वर्ड आपने यूज किया है, नो के साथ आपने क्या लिखा है, अदर वर्ड लिखा है। ये तो आपने लिखा है रैदर और अदर। अब यहां पर अदर के माध्यम से किसको कनेक्ट किया जा रहा है, यहां पर टू नाउन्स को कनेक्ट किया जा रहा है। यहां पर ऑप्शन वर्ड हमारा क्या है, नाउन है। यहां पर तो हमने वर्ब को कनेक्ट किया था स्टे, और दूसरा वर्ब हमारा क्या था, गो था, जहां पर कि उसका पेयर रैदर का पेयर आप क्या देख रहे हैं, दैन देख रहे हैं, और वो सेंटेंस पूरी तरह से क्या था, करेक्ट था। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अदर के माध्यम से टू नाउन्स को कनेक्ट कर रहे हैं। एक नाउन हमारा क्या है, वो ऑप्शन, यू हैव नो अदर ऑप्शन, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, दैन टू स्टडी हार्ड, कि आप क्या करें, मेहनत से पढ़ाई करें। अब आपको ये लग रहा होगा कि इधर ये नाउन कहां से है,
टू स्टडी, तो हमने इससे पहले बात किया है आपसे और आपको मैंने बताया भी है कि टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम किस नाम से जानते हैं, इन्फिनेटिव के नाम से जानते हैं। और इन्फिनेटिव किस नाम से जाना जाता है, नाउन इक्विवेलेंट के नाम से जाना जाता है। यानी नाउन इक्विवेलेंट का मतलब यानी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह ले सकता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। तो जाहिर सी बात है जब कोई वर्ड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है तो हम उसे नाउन ही तो कह सकते हैं, नाउन इक्विवेलेंट है तो उसे हम नाउन कह सकते हैं। लिहाजा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो यहाँ पे टू स्टडी लिखा हुआ है ये दरअसल नाउन इक्विवेलेंट है, लिहाजा उसे मैं क्या कह रहा हूँ, नाउन कह रहा हूँ। कि यहाँ पर अदर वर्ड के माध्यम से टू नाउन्स को जोड़ा जा रहा है, ऑप्शन तो नाउन है ही है, प्लस यहाँ पर टू स्टडी वर्ड जो है ये भी हमारा क्या कंसीडर किया जाएगा, नाउन कंसीडर किया जाएगा। चूंकि हमने क्या लिखा है, इन्फिनेटिव लिखा है, लिहाजा ये भी सेंटेंस हमारा क्या है, सही है। अब अगर इसको इस तरह से लिख दिया जाए, यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू स्टडी हार्ड, अगर मैं दैन की जगह पर क्या लिख दूं, बट लिख दूं या कोई और वर्ड लिख दूं तो सेंटेंस क्या माना जाएगा, इनकरेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो है ना इसके पेयर को चेंज करके जो है आपसे क्या किया जाता है, प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं है ना रैदर और अदर के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। और एक आध एग्जांपल देख लें, जैसे मैं कहूं यू हैड रैदर study than waste your time। आपने एक सेंटेंस लिखा, you had rather study than waste your time, यानी आपके लिए अच्छा होगा कि आप समय बर्बाद करने से ज्यादा किस पर ध्यान दें, पढ़ाई पे ध्यान दें, स्टडी करें। अब यहां पर फिर मैं रैदर लिख रहा हूं और रैदर के माध्यम से फिर मैं टू वर्ब्स को कनेक्ट करने का काम कर रहा हूं। एक वर्ब हमारा क्या है, स्टडी है, और दूसरा वर्ब हमारा क्या है, वेस्ट है। इन दोनों वर्ब्स को हम क्या कर रहे हैं, आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया है, रैदर का पेयर देखिए हमने क्या लिखा है, दैन लिख रखा है, और ये भी सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली क्या होगा, करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, चलिए लिख ले भाई जल्दी से। चलिए मिटा दें। अब हम लोग बात करेंगे वेदर को लेकर। वेदर का पेयर क्या होता है, और होता है। ठीक है, वेदर को भी हम एज अ कंजंक्शन यूज करते हैं और इसका भी पेयर क्या होता है, और होता है। अब इसको हमें समझना है। पहली बात तो ये आपको समझना है कि वेदर का मतलब होता है कि नहीं, ये निगेटिव कंजंक्शन है एक तरह से। जबकि इसी मीनिंग के लिए हम कंजंक्शन यूज करते हैं दैट, और दैट का भी मीनिंग क्या होता है, की, और वेदर का भी मीनिंग क्या होता है, की। लेकिन इसका मीनिंग हिंदी में क्या होता है, की नहीं, एक तरह से। और ये याद रहे आपको कि जब कभी भी हम वेदर लिख रहे होंगे ना तो इसके साथ जो आने वाला सेंटेंस होगा उसमें क्या लिखा होना चाहिए, और नॉट होना चाहिए, है ना। और जब हम दैट लिख रहे होते हैं तो इसके लिए और नॉट लिखे होने की जरूरत नहीं है। यानी वेदर जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से डाउट की बात करता है, डाउटफुल स्टेटमेंट हुआ करता है, जबकि दैट के साथ लिखा हुआ सेंटेंस डाउट की बात नहीं करता, वो एक तरह से श्योरिटी की बात करता है, वहां पर डाउट वाली कोई बात नहीं होती। चलिए, लेकिन इसी को आपस में क्या किया जाता है, इंटरचेंज किया जाता है। जहां पर पॉजिटिव मीनिंग के लिए दैट का यूज किया जाना चाहिए वहां पर वेदर यूज कर लिया जाएगा, और जहां पर वेदर यूज किया जाना चाहिए वहां पर दैट का यूज कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे इस तरह से कहा जाए, आई डोंट नो वेदर
आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। आपने एक सेंटेंस लिखा, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। मैं नहीं जानता कि वो आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, मैं नहीं जानता कि वो आएगा या नहीं आएगा। अब यहां पर जाहिर सी बात है और नॉट जो यूज किया गया है ये किसकी बात कर रहा है? एक तरह से ये डाउट क्रिएट कर रहा है, डाउट की बात कर रहा है ना। तो लिहाजा यहां पर हमने नेगेटिव सेंस के लिए वेदर का प्रयोग किया और ये सेंटेंस बिल्कुल ग्रामेटिकली क्या माना जाएगा? करेक्ट माना जाएगा। अब अगर यहां पर वेदर की जगह पर क्या लिख दिया जाए? दैट लिख दिया जाए तो ये सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी दैट से दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट किया गया हो और लास्ट में और नॉट आ रहा हो, मतलब वो सेंटेंस हमारा क्या है? इनकरेक्ट है। क्यों? इसलिए कि और नॉट जब हम लास्ट में लिख रहे होंगे तो वो किसकी बात कर रहा होगा? डाउट की बात कर रहा होगा, संदेह की बात कर रहा होगा, है ना। तो जाहिर सी बात है संदेह को बताने के लिए, डाउट को बताने के लिए, नेगेटिव सेंस के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? वेदर यूज करते हैं। हम उसके लिए दैट यूज कर ही नहीं सकते। हाँ, अगर हम दैट यूज करें इस सेंटेंस में तो और नॉट को हमें क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। जब आप इसको इस तरह से लिखेंगे, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, दैट ही विल कम। अगर आपने सिर्फ इतना लिखा तो यही सेंटेंस लिखना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर अगर दैट की जगह पर वेदर लिख दिया जाए तो सेंटेंस क्या माना जाएगा? ग्रामेटिकली इनकरेक्ट माना जाएगा। ठीक है, बात तो समझ में आ रही? तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यह है कि वेदर और दैट के बारे में जो हमें बेसिक जानना चाहिए था, जो जरूरी बात थी, जहां से एक तरह से कहीं ना कहीं एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में हमने किसी हद तक जान लिया। अब हम यहां से आगे की बात अगली क्लास में करेंगे। ओके।